सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। तो मौखिक रचना की कला में निपुण होने पर सभी छात्र लिखित रचना में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य छात्रों की झिझक मिटाकर उनमें सरल, रुचिकर तथा मधुर व्याख्या देने की योग्यता उत्पन्न करना है। छात्रों की अभिव्यक्ति में शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, मधुरता, सुबोधता, स्वाभाविकता, शिष्टता तथा प्रवाहकता आ जाए, इसके लिए शिक्षक को निम्नलिखित विधि व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें पहली है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नोत्तर मौखिक शिक्षा देने की सबसे उत्तम विधि है। किसी विषय अथवा पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से शुद्ध व स्पष्ट भाषा में पूर्ण वाक्यों में उत्तर स्वीकारने चाहिए। अशुद्ध उत्तरों को छात्रों द्वारा ही शुद्ध कराना चाहिए। इसके बाद है वार्तालाप विधि। मौखिक कार्य के लिए बालक के विचारों की द्योतक भाषा को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रखने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रारंभ में बालकों का पारस्परिक वार्तालाप एवं शिक्षक तथा कक्षा से वार्तालाप होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को वार्तालाप के लिए प्रेरित करना चाहिए। वार्तालाप का विषय बालकों के ज्ञान व अनुभव के दायरे में ही होना चाहिए। वार्तालाप द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर निकलवाने चाहिए। फिर है सस्वर वाचन विधि। पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय सर्वप्रथम शिक्षक को प्रस्तुत अनुच्छेद का वाचन करना चाहिए तथा फिर बालकों से सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन प्रभावोत्पादक होना चाहिए ताकि श्रोतागण प्रभावित हो सकें। सस्वर वाचन में स्पष्ट तथा शुद्ध रीति से उच्चारित करना, स्पष्ट शब्दोच्चारण करना, प्रत्येक ध्वनि को मधुरता के साथ निकालना, प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से अलग कर उचित बल व विराम चिन्हों के साथ पढ़ना आदि आते हैं। सस्वर वाचन करने से बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी सभी शंकाएं तथा संकोच दूर हो जाते हैं। फिर है वाद विवाद विधि। वाद विवाद प्रतियोगिता मौखिक भाव प्रकाशन का सबसे उत्तम साधन होता है। वाद विवाद में बालक पूर्व निर्धारित विषय पर विचार विनिमय करते हैं। इसमें बालक कक्षा के समस्त छात्रों के सम्मुख विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी छात्र बड़े ओज तथा उत्साह से बोलना सीख जाते हैं। इसके बाद है भाषण विधि। तो भाषण का विषय पूर्व निर्धारित दिया जाता है। तो इसे पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि किस विषय पर बोलना है। इस विषय पर शिक्षक द्वारा छात्रों को भाषण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भाषण का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। छोटे छोटे बालक अपना भाषण तैयार करते हैं तथा बड़ी प्रसन्नता से बोलते हैं। आवश्यकता अनुसार बालकों का उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। एक इसमें लैम्बोर्न है, शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने उसमें कहा है परिभाषा में, व्याख्यान में केवल रुचि और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इन अवस्थाओं में और इस प्रकार के अभ्यास में अपेक्षाकृत व्याकरण और तत्वों की शुद्धता की शिक्षक को केवल अति आवश्यक त्रुटियों पर संकेत बनाने चाहिए और उन्हें औपचारिक पाठ के साथ कुशलता से बताना चाहिए। इसके बाद है चित्र वर्णन विधि। बालक चित्र देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। वह चित्रों से आकर्षित होते हैं, उन्हें बनाना चाहते हैं तथा चित्रों को देखकर कुछ बोलना भी चाहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बालकों से वर्णन करवाया जाए तथा चित्रों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएं। इसके बाद चित्रों द्वारा बालकों से मौखिक कहानी सुनी जाए। चित्र कक्षा के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। फिर है अगला कहानी सुनाना व सुनना विधि। छोटे बच्चे कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। प्रारंभ में बच्चों को परियों की कहानी, जानवरों की कहानी तथा किसी घटना की कहानी सुनानी चाहिए। अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए, उसके पश्चात बालकों से कहानी सुननी चाहिए। इससे श्रवण कौशल तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। इसके बाद है कविता पाठ। बालकों की संगीत व कविता में स्वाभाविक अभिरुचि होती है। छोटी कक्षा में बच्चे की अवस्था के अनुकूल छोटे छोटे गीतों को समावेश करना चाहिए। पहले बालकों से सामूहिक गान करवाया जाए तथा बाद में व्यक्तिगत गान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्राथमिक स्तर पर बालगीत कंठस्थ कराए जाएं, जैसे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। इस प्रकार की छोटी छोटी कविताएं सिखाई जाएं। फिर आखिरी है सत्संग। सत्संग के द्वारा बालक अच्छी अच्छी बातें सीखता है।
सत्संग का बालक की मौखिक अभिव्यक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः बालक जैसे वातावरण में रहेगा उस वातावरण का तथा भाव अभिव्यक्ति का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सत्संग भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में लिखित अभिव्यक्ति बताएंगे।